नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज में हमने पिछला लेक्चर जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उन सब क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज ए रिवीजन जो है हम लोग दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो इतने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और जो है अपने नॉलेज को बढ़ाएं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नर्स आर, यानी कि स्टेट गवर्नर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्टेट गवर्नर्स के बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है। गवर्नर का चैप्टर में हम लोग स्टेट गवर्नर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मतलब एज ए रिवीजन ये क्वेश्चन है। तो जो गवर्नर जो नियुक्त किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। एज ए एजेंट जो है वो काम करते हैं, यानी कि अगर कोई भी अगर काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है जो कि सेंटर के विपरीत होता है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे जो है वो गलत होता है, तो तुरंत में गवर्नर जो है वो सेंटर को इसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए जो स्टेट गवर्नर्स जो होते हैं वो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल काम करते हैं सेंटर का ओवर स्टेट्स। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है एक आदमी, अगर उसे मिनिस्टर के लिए के पद पर अपॉइंट किया जाता है तो कितने दिनों के अंदर में उन्हें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। यानी कि एक तो संविधान में ये प्रावधान है कि जो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसे भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, उसे प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, लेकिन कितने दिनों के अंदर में उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, वो है 6 मंथ्स। 6 मंथ के अंदर में उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बनना पड़ेगा, इधर वो लोकसभा के बने या फिर राज्यसभा के बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंसेज इशूड बाय स्टेट गवर्नर आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ, यानी कि जो ऑर्डिनेंसेज जो इशूज किए जाते हैं स्टेट गवर्नर के द्वारा वो किसके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव किया जाते हैं। सेंटर में जैसा प्रेसिडेंट जो कोई भी ऑर्डिनेंस अगर इशू करते हैं तो उसे यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसे अप्रूव किया जाता है विदिन 1 मंथ। तो वैसे ही जो अगर स्टेट गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उसे भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है उसे पास करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द यूनियन पार्लियामेंट वाज, यानी कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जो प्राइम मिनिस्टर तो बना लेकिन यूनियन पार्लियामेंट में नहीं जा पाया। वो थे हमारे चौधरी चरण सिंह पार्लियामेंट में नहीं जा सके थे। वो प्राइम मिनिस्टर तो बने थे लेकिन पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट को फेस नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स इज, जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का अधिकार किसके पास होता है, तो जो यूनियन पार्लियामेंट के पास होता है। ये आपको याद रखना है कि यूनियन पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय वीटो पावर। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है वो वीटो पावर होता है। इसके जब प्रेसिडेंट का चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग वीटो पावर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट वीटो पावर क्या होता है कि मान के चलिए कोई बिल अगर पास होता है तो क्या प्रेसिडेंट उसको उस पर सहमति देना जरूरी होता है, ये होता है वीटो पावर। यानी कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस पर सहमति नहीं दे सकते हैं, उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं, उसको वो होता है वीटो पावर। या फिर एक निश्चित समय के लिए 6 महीना के लिए भी वो रख सकते हैं। 6 महीने के बाद उनका मन किया कि इस पर जो है अब असेंट दे देना जरूरी है तो वो 6 महीने के बाद असेंट दे सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट पर कोई टाइम बाउंड लिमिटेशन नहीं होता है कितने टाइम के अंदर में किसी बिल के ऊपर उन्हें सहमति देनी है या नहीं देनी है। तो ये होता है वीटो पावर प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है वो वीटो पावर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता है वो कैसा है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, जो पीएमओ आप देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी कि ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रेस्ट विथ, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर में किसके पास होता है, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वो एक्चुअल में पावर होता है। जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में उसे प्रोपाउंड किया गया था, तो वो केशवानंद भारती केस, सबको याद है 1973 में ये बताया गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन कुछ चीज़ों को बताया है जिससे पार्लियामेंट जो है चाह कर भी अमेंड नहीं कर सकते, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, या फिर जो इंडिया का या फिर जो रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया है उसे जो है वो पार्लियामेंट चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। तो इसी के बारे में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कौन से ऐसे चीज़ है जिसे आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, वही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की कौन सी ड्यूटी नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कौन सी नहीं है। तो पहला है टू गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल करेक्ट है, जो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन कहता है टू ले डाउन जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर इलेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो या फिर यूनियन के इलेक्शन हो, तो उसमें जो है जो रूल्स और गाइडलाइंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ही बनाती है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स बनाने का काम भी इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी जो कहता है कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट कैंपेन फंड्स फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो है ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि हमारे देश में जो कैंपेनिंग जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने फंड के थ्रू करती है, ना कि उसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई फंड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंप्लाइज राइट टू वोट टू ऑल, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो राइट टू वोट किसको किसको देती है, तो वो जितने भी एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन्हें जो है राइट टू वोट दिया जाता है, यानी कि जितने भी लोग 18 प्लस है, 18 ईयर्स एंड अबव है उनका, और उनका नाम जो इलेक्टोरल रोल्स में है, तो वो जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है जो हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यानी कि द क्वेश्चन है कि द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड टू लाइव इंपॉर्टेंस टू पंचायती राज एंड डायरेक्टेड टू द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर में, तो आर्टिकल 40 के अंदर में ये होता है। आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज के बारे में डिस्कशन करता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में डिस्कशन करता है हमारा पंचायती राज। आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज जनरली, प्राइम मिनिस्टर जनरली होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, तो वो मेंबर होते हैं लोकसभा के। हालांकि राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन जो जनरली जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा की जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट होते हैं। तो जनरली क्या होता है, वो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस फ्रॉम न्यू दिल्ली बट इट कैन सिट एल्सवेयर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो वो है न्यू दिल्ली में, लेकिन वो अगर चाहे तो मुंबई में भी अपना जो है ऑफिस स्थापित कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी, यानी कि विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट वो चाहे तो इंडिया के किसी भी पार्ट में बैठ सकते हैं, किसी भी पार्ट में बैठ के अपना डिसीजन जो है वो सुना सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द गवर्नर और अ स्टेट डाइज इन ऑफिस हु टेक्स ओवर द एक्टिंग गवर्नर, यानी कि अगर किसी स्टेट का गवर्नर की मृत्यु हो जाती है एज जब वो कार्यकाल में ही हो अपना, तो एज एक्टिंग गवर्नर जो है कौन काम करता है, जो चीफ जस्टिस जो होते हैं वो स्टेट हाई कोर्ट के वो काम करते हैं एज अ गवर्नर। जैसे अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है और प्रेसिडेंट जो है एज अ पोस्ट वो अपने पोस्ट पर ही थे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं, वैसे ही जो अगर गवर्नर की मृत्यु हो जाती है तो
चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, फाइंड द ऑड वन। जो प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो 4 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है इंडिया का। वो कौन कौन सा, जिसमें से कहता है कि इनमें से कौन सा है जो वो गलत है। तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो इक्वलिटी के बारे में बात करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लिबर्टी के बारे में भी बात करता है, ये ऑप्शन भी सही, लेकिन हार्मनी के बारे में बात नहीं करता है। ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑड वन हो जाएगा। यानी कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के बारे में प्रीएम्बल में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, लेकिन हार्मनी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है हमारे प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा किस वर्ष पास किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। 1951 में जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो पास किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कौन से स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो बिहार के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कर्नाटका के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, महाराष्ट्र के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ये आपको याद रखना है कि बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के पास कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द केस और डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द इशू इज रेफर्ड टू द, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे किसी को रेफर किया जाता है? तो वो रेफर किया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो डिस्प्यूट है उस मामले को डिसाइड कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करती है। यानी कि कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किस कंट्री में वैसा ही सिस्टम चलता है? तो वो चलता है ब्रिटेन में। यानी कि ब्रिटिश मोनार्क भी जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वैसे ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। रियल पावर्स जो है जैसे ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास होती है, वैसे ही यहाँ पे भी जो रियल पावर होता है वो इंडियन पार्लियामेंट के पास होती है विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर्स ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल्स। जो मनी बिल के बारे में राज्यसभा का क्या पावर है? तो राज्यसभा के बारे में मनी बिल के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी बिल के बारे में राज्यसभा का पावर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और उसे पास करने की जिम्मेदारी भी लोकसभा की ही होती है। राज्यसभा के पास बस इतना ही पावर होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 डेज के लिए उसे डिले कर सकता है, और अगर कोई भी अमेंडमेंट चाहे उसमें तो अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन उस अमेंडमेंट को मानना न मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि लोकसभा अगर चाहे तो उस अमेंडमेंट को मान भी सकती है और उस अमेंडमेंट को नहीं भी मान सकती है। तो राज्यसभा का पावर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है मनी बिल के केस में। यानी कि राज्यसभा कैन विदहोल्ड देम फॉर 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशंस। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the president dies or resigns or is otherwise incapacitated and a result the presidential office becomes vacant, the vice president will act as president only for a maximum period of, यानी कि अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है और फिर वो रिजाइन कर जाते हैं या फिर वो इनकैपेसिटेट यानी काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उस समय जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालते हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के अंदर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना जो है वो ज़रूरी होता है? तो वो होता है 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने के अंदर 6 महीने तक मैक्सिमम जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना पड़ेगा और नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, does not vacant his office until immediately before the first meeting of the house after the डिसोल्यूशन, यानी कि कौन सा ऐसा पोस्ट है, कौन सा ऐसे लोग होते हैं जो लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी अपने जो पोस्ट होते हैं उस पर से रिजाइन नहीं करते हैं? तो वो होता है स्पीकर का पोस्ट। यानी कि स्पीकर का पोस्ट तब तक स्पीकर का पोस्ट रहता है जब तक नए स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती है, जब तक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती है। जब भी आपको पता होगा कि जब भी लोकसभा जब आता है
तो उस समय जो है जो सबसे ओल्ड एज के आदमी होता है, सबसे ओल्ड एज का एमपी होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको ओथ दिलवाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद जो है वो स्पीकर की नियुक्ति जो है लोकसभा के जितने एमपी होते हैं वो मिलकर करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर जो है वो अपना पोस्ट वैकेट नहीं कर सकते हैं आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर सबसे ज़्यादा वर्ष के लिए किसने काम किया है, तो वो किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का टेन्योर जो है एज अ प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा टाइम के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा सबसे कम समय के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सबसे कम समय के लिए चौधरी चरण सिंह। 4 दिन के लिए लगभग बनाए गए थे। एज अभी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने यूनियन पार्लियामेंट को भी फेस नहीं किया। चौधरी चरण सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डेवलप थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है समय के अनुसार। अगर किसी अमेंडमेंट की जरूरत होती है तो उसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है। कस्टम्स एंड यूसेजेस का भी ध्यान रखा जाता है, जो वहाँ के कंट्री के जिस को कंट्री का वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ कस्टम क्या क्या है। और जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो डिसीजन देती है उस हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। यानी कि ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमेंडमेंट्स, कस्टम एंड यूसेजेस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द इंडियन आर्मी जनरल हु हैड अर्नड द सोब्रिक्यूस स्पैरो वाज, यानी कि स्पैरो का सोब्रिक्यू किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को स्पैरो का सोब्रिक्यू जो है वो दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाय गवर्नर आफ्टर द कंसल्टेशन विद इन, यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो गवर्नर सबसे पहले किससे कंसल्ट करता है, तो वो करता है इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करता है। और इलेक्शन कमीशन जो निर्णय देती है वही फाइनल होता है, वही गवर्नर को, उसी हिसाब से गवर्नर को एक्ट करना पड़ता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिफोर 1956 द केरला स्टेट को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे ट्रावनकोर के नाम से जाना जाता था केरला स्टेट को। बिफोर 1956 के पहले केरला स्टेट का नाम क्या था, वो था ट्रावनकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो बॉर्न इन 1953, यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास हुआ था उसके अनुसार से फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन बना था, वो बना था हमारा आंध्र प्रदेश। 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट बना वो हुआ था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जब भी लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देंगे, वो डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट भारत शैल बी अ, यानी कि जो इंडिया जो है वो भारत है वो क्या होगा उसके बारे में आर्टिकल 1 में बताया गया है। और वो क्या होगा, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यानी कि फेडरेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिस्कशन नहीं किया गया। जैसे फेडरेशन है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि जो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग करने की बात जो की गई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के अंतर्गत जो है वो बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग रखा जाएगा। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियरी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जुडिशियरी भी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बताया गया है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द, यानी कि जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं एससी और एसटी के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांटिंग एड्स आर प्रोवाइडेड टू सच स्टेट्स एज इन नीड ऑफ असिस्टेंस बाय द, यानी ग्रांटिंग एड जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो ग्रांटिंग एड जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है रिकमेंड किया जाता है, यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा उसे पास किया जाता है। यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है ग्रांटिंग एड जो है वो बताती है किस स्टेट को ग्रांटिंग एड की जरूरत है और उसी हिसाब से यूनियन पार्लियामेंट जो है उसे पास करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इवेंट ऑफ रिसीविंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट द फैक्ट टू द, यानी कि जब भी प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है ये मैटर किसको कम्युनिकेट करते हैं? तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, पुदुचेरी में कितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है? तो केवल एक है, पुदुचेरी में केवल एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में? तो केवल एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट, यानी कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ पास हुआ था वो किस शेड्यूल में से डाला गया है? तो वो है 10th शेड्यूल के द्वारा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया गया था। 10th शेड्यूल के द्वारा ही एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया गया, यानी कि 10th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेलकम्ड बाय, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जो इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसे जो है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है यूनानिमसली जो है उसे वेलकम किया गया था, यानी कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसे एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स पर्सन्स टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इन दैट ऑर्डर, यानी कि अभी तो ये सिस्टम खत्म हो गया है, प्रेसिडेंट को जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे वो सिस्टम जो है खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जो पहले था उसके बारे में बात कर रहा है। तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते थे, यानी कि जो 2 लोग थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे लोकसभा में, और 12 लोग जो राज्यसभा में नॉमिनेट करते थे वो आर्ट कल्चर साइंस और सोशल सर्विस के क्षेत्र से उन्हें जो है पार्लियामेंट में नियुक्त किया जाता, नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉस्ट पावर एट द सेंटर इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन, यानी कि किस वर्ष जो इलेक्शन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इलेक्शन हार गई थी। वो हुआ था 1977 में, जब जनता पार्टी से इलेक्शन हार गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार। 1977 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इंडिया में क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट है? तो नहीं, इंडिया में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी पोस्ट नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस डबल सिटीजनशिप, यानी कि क्या इंडिया में डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी कि क्या इंडिया में कोई व्यक्ति स्टेट का भी सिटीजन हो सकता है और सेंटर का भी सिटीजन हो सकता है? तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ये यूएस में होता है, ये इंडिया में केवल सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी कि आप इंडिया के सिटीजन है ना कि स्टेट के सिटीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, जो फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन सिटीजनशिप को वो सस्पेंड किसके द्वारा किया जाता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सस्पेंड किया जाता है एज अ टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मेन फैक्टर विच हैज इनहिबिटेड द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी हैज बीन, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 में है उसे क्यों उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और क्यों उसे जो है वो जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया? तो वो बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज क्रंच, यानी कि जो अगर डीपीएसपी को अगर लागू किया जाता है अगर और उसे जस्टिसिएबल बनाया जाता है, यानी कि अगर डीपीएसपी लागू नहीं होता और आप कोर्ट में चले जाते तो उसे इस बेसिस पे नहीं बनाया गया कि हमारे जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसमें रिसोर्स की कमी थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंडिया के पास रिसोर्सेज आएंगे स्टेट जो है वो डीपीएसपी को लागू कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हुआ, जो इंडिया जब आज़ाद हुआ था उसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे
लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया था, उससे पहले वो क्या थे उसके बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो उससे पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, उससे पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया वाज नॉट अ स्टेट बिफोर 15 अगस्त 1947 बिकॉज इट हैज़, यानी कि इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले कोई स्टेट नहीं था, बिकॉज इट हैज़ नो सोवरेनिटी, यानी कि इंडिया जो है अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता था। इंडिया पर ऑलरेडी किसी और कंट्री का राज था, इसलिए जो है इंडिया जो है वो स्टेट नहीं था, यानी कि सोवरेनिटी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम इंडिया में है, यानी कि स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है, लेकिन उसमें उसके बारे में बात हो रही है कि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने लगभग 50 क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं मिसलेनियस के, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं दूसरा लेक्चर शुरू करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।